एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो दोस्तों आज के अपने सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ISO 9001 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, ISO 9001 हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स को बताता है और प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसको हम बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का रिक्वायरमेंट्स का बेसिक्स भी कह सकते हैं। जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी बेसिक है उसको हम ISO 9001 को भी माना जाता है। दोस्तों ISO 9001 का भी जो लेटेस्ट रिवीजन आया है वो है 5th एडिशन, और जो कि हमारा 15 सितंबर 2015 को रिलीज हुआ था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ISO 9001 से जुड़ी हुई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिगार्डिंग, और इसका जो ट्रांजिशन हुआ है 9001 2008 से और 9000 2015 में जो इसका ट्रांजिशन हुआ है, इसमें क्या क्या चेंजेस बेसिकली आए हुए हैं और इस चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ISO 9001 के बारे में। तो फ्रेंड्स ISO, इसके यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। This 5th edition cancel and replace the 4th edition ISO 9000 2008। तो फ्रेंड्स जो 5th एडिशन है वो 4th एडिशन को 2008 में जो पब्लिश हुआ था उसको कैंसिल करता है, which has been technically revised through the adoption of a revised clauses sequences and adoption of revised quality management principles and a few concepts। तो दोस्तों जो ये 8 से जो 15 में रिवीजन हुआ है, 4 और 5 के बीच में जो रिवीजन हुआ है, इसमें जो बेसिक्स चीजें हैं यदि हम बात करें तो मोस्टली यदि लगभग हम लगाएं तो 8 या 9 बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, जिसमें कि जो मेन कोर चेंजेस हैं वो है रिवीजन ऑफ क्लॉजेस सीक्वेंस एंड रिवाइज्ड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो क्लॉजेस थे वो उनमें क्या रिवीजन हुआ है। 2008 के रिवीजन में क्या क्या क्लॉजेस थे और 2015 में रिवीजन हुआ है 5th एडिशन, उसमें क्या क्या क्लॉजेस हैं। तो दोस्तों यदि हम 9001 2008 की बात करें तो उसमें कुछ इस टाइप से क्लॉज थे। यदि हम स्टार्टिंग के 4 क्लॉज की बात करें, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 2015 में भी सेम ही है, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म एंड डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 2008 में जो 5वां क्लॉज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता था, अब वो 2015 के रिवीजन में 5th रिवीजन में 5 और 6 हो गया है, लीडरशिप एंड प्लानिंग कर दिया गया है। ये बड़ा चेंज है। 2008 में 6 क्लॉज जो था वो रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ करता था, अब 2015 के जो रिवीजन है उसमें सपोर्ट कर दिया गया है। जो 7th क्लॉज था 2008 में वो प्रोडक्ट रियलाइजेशन था, अब 2015 5th एडिशन में वो ऑपरेशन हो गया है। और दोस्तों 2008 में जो हमारा 8वां और लास्ट क्लॉज था मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट, अब 2015 में 5th एडिशन में उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, 9 एंड 10, जिसमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट कर दिया गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमारे आए हैं क्लॉजेस में। जैसे पहले 8 क्लॉज हुआ करते थे और अब 10 क्लॉजेस हो गए हैं। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्या बेसिक चेंज आया है। तो दोस्तों पहले 2008 में और 2015 में क्या क्या चेंजेस हैं चलिए जानते हैं। 2008 में पहले कस्टमर फोकस हुआ करता था, 2015 में जो कस्टमर फोकस ही है। 2 नंबर का जो हमारा प्रिंसिपल था वो लीडरशिप हुआ करता था, जो इसमें भी लीडरशिप ही है। 3 नंबर में इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल हुआ करता था, जो कि अब चेंज होके एंगेजमेंट ऑफ पीपल हो गया है। जो 2015 में जो रिवीजन हुआ है, 5वां जो रिवीजन हुआ है ISO 9001 में, अब वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल को एंगेजमेंट ऑफ पीपल कहने लग गया है। प्रोसेस अप्रोच पहले भी थी और प्रोसेस अप्रोच अब भी है। मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच पहले थी जो कि अब इंप्रूवमेंट हो गई है। मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच को क्या कह रहा है, इंप्रूवमेंट कह रहा है। पहले कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हुआ करता था, अब क्या कह रहा है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। पहले फैक्चुअल अप्रोच डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी और उसी को अब एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर दिया है। पहले होता है दोस्तों म्यूचुअली बेनिफिशियल का सप्लायर रिलेशनशिप, जिसको अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर दिया गया है। तो पहले बेसिकली 2008 की बात करें तो
8 मैनेजमेंट प्रिंसिपल हुआ करते थे, जिसमें अब 2015 फिफ्थ रिवीजन में केवल 7 ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल रह गए हैं। तो चीजों को इंप्रूव कर दिया गया है बेसिकली 2015 के रिवीजन में। चलिए जानते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हुए हैं फिफ्थ एडिशन में। तो दोस्तों इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस इन टर्मिनोलॉजी बिटवीन आईएसओ 9001 2008 एंड आईएसओ 9001 2015। तो इसमें टर्मिनोलॉजीज में चेंज हुआ है। जैसे कि पहले प्रोडक्ट हुआ करता था जिसको प्रोडक्ट एंड सर्विस कहने लग गया है। एक्सक्लूजन हुआ करता था जिसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव टर्मिनोलॉजी हुआ करती थी जिसको कि अब 2015 फिफ्थ एडिशन बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा है। उसके सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज तो हैं, बट वो रिक्वायरमेंट किसी सिंगल बंदे को अब नहीं दी गई है। पहले डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी मैनुअल्स, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर हुआ करते थे जिसको केवल डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कह दिया है फिफ्थ एडिशन। तो दोस्तों पहले वर्क इन्वायरमेंट हुआ करता था, अब इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन एंड प्रोसेस कर दिया गया है। पहले मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट हुआ करता था, मॉनिटरिंग मेजरिंग रिसोर्स कर दिया गया है। परचेज पहले होता था टर्म्स परचेज प्रोडक्ट, अब उसको एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कर दिया गया है। पहले सप्लाई टर्म्स यूज होता था, अब उसको एक्सटर्नल प्रोवाइडर कर दिया गया है। तो ये बेसिक चेंज है। दोस्तों बेसिक जो चेंज है अभी 2015 के जो एडिशन है इसमें इन प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग रखी गई है। द प्रोसेस अप्रोच हैज बीन पार्ट ऑफ आईएसओ 9000 सिंस 2000 रिवीजन। जो प्रोसेस की जो अप्रोच है प्रोसेस बेस्ड 2000 में जो रिवीजन हुआ था उसमें भी थी, बट इसको इंप्रूव करके और थोड़ी इनहेंस कर दिया गया है जिसमें कि इनपुट एंड आउटपुट में फोकस किया गया है। यदि किसी प्रोसेस को आउटपुट देना है तो इनपुट तो हमें फिक्स होना चाहिए कि हमें इनपुट उसके लिए क्या क्या देना है। तो इसीलिए आउटपुट और इनपुट में भी 2015 में फिफ्थ रिवीजन है ये फोकस करता है कि हमें सबसे पहले इस प्लानिंग होनी चाहिए। और प्रोसेस अप्रोच के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, टर्टल डायग्राम होता है बेसिकली, तो आप उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। देन दोस्तों फिफ्थ रिवीजन में 2015 में रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात करता है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग as a mentions above reviewing ISO 9001 2015 new terminologies, risk based thinking is the one of the new aspects in the 2015 revision। 2015 के रिवीजन में जो सबसे बड़ा चेंज है वो है रिस्क बेस्ड थिंकिंग का। इसमें नई टर्मिनोलॉजी जो ऐड हुई है वो है रिस्क बेस्ड थिंकिंग की। ये जितने पहले रिवीजन थे उसमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग की कहीं भी बात नहीं होती थी। बेसिकली यदि हम रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात करें तो हमारा प्रिवेंटिव एक्शन की तरह ही काम करता है। देन दोस्तों कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस में इसमें भी बहुत सारी चीजें इनहेंस हुई हैं। बेटर इंटीग्रेशन विद द आईएसओ स्टैंडर्ड्स। फाइनली आईएसओ 9000-2015 इज डिजाइन्ड फ्रॉम द टॉप डाउन द more compatibles with the others ISO management standards. This is the more than just adhering to the new high level structure। इसमें दोस्तों क्या कर दिया गया है कि अदर जो ISO स्टैंडर्ड्स होते थे, जैसे कंपनी में ISO 14001 यूज होता है, 18000 यूज होता है, तो उससे इसको पूरा बढ़िया कोरिलेट कर दिया गया, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि जो क्लोज वाइज सीक्वेंसेस हैं उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, और इसको क्लोज से लिंक कर दिया गया है। इसलिए इसको कहते हैं कि बेटर इंटीग्रेशन विद द अदर आईएसओ स्टैंडर्ड्स, और बढ़िया कोरिलेशन अब हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आईएसओ 9001 की कुछ हिस्ट्री के बारे में कि इसका पब्लिकेशन कब हुआ और कैसे कैसे हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले जब आईएसओ भी नहीं हुआ करता था तो सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, TC16 जो कि 1980 में आया था, 1980 में, जिसका नाम था टेक्निकल कमेटी 176। इसके बाद में टेक्निकल कमेटी के बाद में हमारा आया आईएसओ 9001 जो कि 1987 में आया, 1987 में फर्स्ट एडिशन। देन आया इसका 1994 में माइनर चेंज किया गया जिसको हमने फर्स्ट माइनर चेंज के नाम से जाना। देन आया 2000 में जिसमें फर्स्ट मेजर चेंज किए गए, प्रोसेस अप्रोच को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों इसके बाद 2008 में रिवाइज हुआ जिसमें इसको सेकंड माइनर रिवीजन इसमें हुए, बहुत ही हल्के फुल्के रिवीजन के साथ में 2008 में रिवीजन इसमें किया गया। देन दोस्तों अब 2015 में इसमें रिवीजन किया गया जो कि हमारा एक सेकंड मेजर रिवीजन हुआ है, जिसमें जो कि हमने अभी डिस्कस किया, जो कि हमारा एक फिफ्थ रिवीजन है आईएसओ 9001 में, जो कि सितंबर 2015 में किया गया है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि हमारे आईएसओ 9001 2015 में कौन कौन से क्लॉजेज हैं
और उनको हम पीडीसीए साइकिल से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्लॉज है आईएसओ में वो है जीरो क्लॉज, जिसको हम इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद है दोस्तों स्कोप, देन है दूसरा क्लॉज नॉर्मेटिव रेफरेंस, तीसरा क्लॉज है दोस्तों टर्म एंड डेफिनेशन, फोर्थ क्लॉज है कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ क्लॉज है लीडरशिप एंड सिक्स्थ क्लॉज है प्लानिंग, सेवंथ क्लॉज है सपोर्ट, एट्थ क्लॉज है ऑपरेशन, नाइन्थ क्लॉज है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड टेंथ क्लॉज है दोस्तों एंड लास्ट क्लॉज इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों यदि हम सारे ऊपर से लेके फोर्थ क्लॉज तक की यदि हम बात करें, थर्ड क्लॉज तक की, तो ये सारे हमारे क्या आते हैं, इंफॉर्मेटिव क्लॉजेस होते हैं जो कि नॉन ऑडिटेबल होते हैं, इनकी कोई ऑडिट नहीं होती है, ये केवल और केवल इंफॉर्मेटिव क्लॉज होते हैं। अब दोस्तों यदि हम फोर्थ नंबर से बात करें, जैसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड लीडरशिप होगा, तो ये हमारे बेसिकली मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज होते हैं दोनों। देन सिक्स नंबर प्लानिंग, ये पीडीसीए के अकॉर्डिंग ये प्लान में आता है, और सेवंथ एंड एट्थ ये जो हमारे डू में आते हैं। 9 नंबर का जो क्लॉज है हमारा चेक में आता है, और 10th नंबर जो है एक्ट में आता है। तो दोस्तों यहां से अब आपको क्लॉज सारे क्लियर हो गए कि कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं और उनको पीडीसीए में कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, पीडीसीए अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे आप इनको दिखा सकते हो। दोस्तों ये जो क्लॉज है और पीडीसीए जो इसमें अप्रोच है, ये आपको इंटरव्यू पर्पस से भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये बेसिकली पूछा जाता है कि कौन कौन से क्लॉज पीडीसीए साइकिल के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्लॉज आते हैं, जीरो नंबर क्लॉज किस में आता है, स्कोप नॉर्मेटिव रेफरेंस किस में आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान देनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन, जीरो नंबर के क्लॉज में क्या क्या आता है। जीरो नंबर क्लॉज में है दोस्तों जर्नल, देन है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, प्रोसेस अप्रोच, जर्नल्स, पीडीसीए अप्रोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग एंड रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए जानते हैं क्या है। सबसे पहले है दोस्तों जर्नल, तो इसका जर्नल इंट्रोडक्शन चलिए जानते हैं क्या है। द एडॉप्शन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन that can help to improve its overall performance and provides sound basics for sustainable development initiative। तो दोस्तों क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करना एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक डिसीजन माना जाएगा, निर्णय माना जाएगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सारे समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने में बहुत ही बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंप्लीमेंटिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस स्टैंडर्ड को लागू करता है तो उसके क्या क्या संभावित फायदे हो सकते हैं वो नीचे दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों द एबिलिटी ऑफ द कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों यदि हम ये क्वालिटी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो हमारी जो एबिलिटी है लगातार सही प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए उसकी स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ में वो हमारी इनहेंस होती है, वो बढ़ती है। तो दोस्तों दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड employs the process approach which incorporates the plan, do, check and act cycle and risk based thinking। जैसा कि हमने पहले बात किया था, ये प्रोसेस अप्रोच पे आधारित है और पीडीसीए साइकिल एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात करता है। दोस्तों इस स्टैंडर्ड में कुछ वर्ब्स और फॉर्म भी यूज किए गए, चलिए जानते हैं। जैसे सेल हो गया, सेल इंडिकेट करता है रिक्वायरमेंट्स को, कहीं सेल रिक्वायरमेंट दी गई है तो आप समझिए वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है और वो करना अनिवार्य है। देन शुड, तो दोस्तों शुड इंडिकेट करता है रिकमेंडेशन को। दोस्तों होता है मे इंडिकेट परमिशंस, तो जो मे जहां पे शब्द आ जाता है तो उसमें हमारी सहमति जुड़ जाती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। देन दोस्तों है कैन, तो कैन इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी। तो कैन जहां पे आ जाता है तो उसमें ये कहता है कि ये भी हम कर सकते हैं, यदि आप कैपेबल हो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोस्तों इसमें एक और टर्म है इंफॉर्मेशन मार्क एज नोट्स, नोट्स दिया रहता है। यदि नोट्स किसी चीज का यहाँ पे है तो हमें दर्शाता है गाइडेंस उस चीज के बारे में और क्लियरिफाई करता है कि इससे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट्स है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों फोकस, कस्टमर में फोकस करना है सबसे ज्यादा। देन दोस्तों लीडरशिप, देन है
engagement of people, देन है दोस्तों process approach, देन दोस्तों improvement, एंड देन है evidence based decision making, एंड देन है दोस्तों relationship management, हमें relationship management पे काम करना है। The international standards promotes the adoption of process approach when developing, implementing and improving the effectiveness of the quality management system to enhance customer satisfaction by meeting customer requirements। तो दोस्तों प्रोसेस अप्रोच का होना बहुत ही जरूरी है। आप सबको पता ही होगा व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस दोस्तों बेसिकली क्या है, कन्वर्ट इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट, इसी को हम प्रोसेस कहते हैं। चलिए जानते हैं प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, पीडीसीए साइकिल के बारे में कि पीडीसीए साइकिल क्या होता है और पीडीसीए अप्रोच को किस तरीके से बताया गया है इस स्टैंडर्ड में। तो दोस्तों द पीडीसीए साइकिल कैन बी अप्लाइड टू ऑल प्रोसेसेस एंड टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्लॉज नंबर 4 to 10 कैन बी ग्रुप रिलेशनशिप टू द पीडीसीए साइकिल, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था। तो पीडीसीए साइकिल में क्या होता है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान में हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव of the system and its process and the resource needed, कि रिसोर्स क्या चाहिए। सब पहले अभी हमें को प्लानिंग करनी है to deliver results in the accordance with customer requirements and organization policies and identified and address risk and opportunity। तो दोस्तों इसमें हम बेसिकली अपने ऑब्जेक्टिव वगैरह डिफाइन करते हैं, प्रोसेस वगैरह फिक्स करते हैं क्या है, और इस आउटपुट के लिए मेरे को क्या क्या इनपुट्स चाहिए, इस आउटपुट ये डिलीवर करने के लिए अपने कस्टमर को यदि मेरे को प्रोडक्ट दें तो क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी प्लानिंग हम करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, और क्या क्या रिस्क हो सकता है वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें अपॉर्चुनिटी निकालते हैं एक्शन की। देन दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, डू, तो इंप्लीमेंट व्हाट वाज प्लान, जो हमने यहाँ पे प्लान किया था वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। देन आता है हमारा चेक, तो मॉनिटर एंड वेयर एप्लीकेशन measure process and the resulting of the product and services against policies, objective requirements and plan activities and report the results। तो दोस्तों चेक में हमें क्या करना है, सारी चीजों को मॉनिटर करना है और उन्हें मेजर करना है। जैसे हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे, जो पॉलिसीज बनाए थे, जो प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम हुआ नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में हमें आउटपुट मिला नहीं मिला, जो हमने प्लान किया वो कितना अचीव किया। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक करनी है सारा चेक में, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिकॉर्ड करना है। देन एक्ट, टेक एक्शन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एज नेसेसरी, तो जो हमने यहाँ पे चेक किया है उसमें जहां पे भी एक्शन लेने की जरूरत है वहां पे हमें अब एक्ट में एक्शन लेना है। तो ये बेसिकली बनता है हमारा प्लान, डू, चेक एंड एक्ट का पूरा साइकिल। देन है दोस्तों अब रिस्क बेस्ड थिंकिंग। रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होती है, तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग सी क्लॉज नंबर 4 में तो अच्छे से देखेंगे। रिस्क बेस्ड थिंकिंग इज इसेंशियल फॉर अचीविंग एन इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए, एक प्रभावी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्राप्त करने के लिए जोखिम आधारित सोच का होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग की जो सोच है, हमारा जो प्रीवियस एडिशन था इसमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग को अंतर्निहित नहीं किया गया था, नहीं रखा गया था, इसलिए इस 2015 के संस्करण में इसको मेनली रूप से रिस्क बेस्ड थिंकिंग को ऐड किया गया है। इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल कैरी आउट प्रिवेंटिव एक्शंस टू एलिमिनेट पोटेंशियल non-conformities, analyzing any non-conformities that to occur and taking actions to prevent reoccurrences। तो ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग को लाने का जो हमारा पर्पज है वो मेन यही है कि हम सारे जो भी पोटेंशियल नॉन कंफर्मिटीज हो सकती हैं उनको हम सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लें और उनपे हम एनालिसिस कर लें और उनपे एक्शन फिक्स कर लें, ताकि हमारा कोई भी इशू दोबारा क्रिएट ना हो सके उनकी वजह से, और कोई अकरेंस दोबारा रीअकरेंस ना हो सके। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स। दोस्तों इसमें बेसिकली हमारे दो ISO 9000 एंड ISO 9004। ISO 9000 में फंडामेंटल एंड वोकैबुलरी प्रोवाइड करवाता है एंड ISO 9004 जो है वो हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच प्रोवाइड करवाता है और उसके बारे में गाइडेंस देता है। तो दोस्तों पहला क्लॉज है स्कोप। चलिए जानते हैं ISO 9000 के स्कोप में क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, क्या कहता है ISO 9000। This international standard specifies requirements for quality management system within an organization।
तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जितनी भी जरूरतें हैं उनको दर्शाता है, स्पेसिफाई करता है। जैसे कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट्स कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टेटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली अपने कस्टमर को एक सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहता हो, देना चाहता हो, डिफेक्ट की सप्लाई देना चाहता हो, वहां की उसकी स्टेटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए, तब वो बताता है स्टैंडर्ड की हमें क्वालिटी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी हो सकती हैं। एम टू इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इनहेंस करने के लिए इफेक्टिव एप्लीकेशन के साथ में, तब ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि क्वालिटी से रिलेटेड, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर जेनरिक and are intended to be applicable to any organization regardless of its type or size or the product and services it's provided। तो दोस्तों इस स्टैंडर्ड में जो भी जरूरतें, जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई गई है वो सारी क्या है, जेनरिक है। ये कोई स्पेशल कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये करना ही करना पड़ेगा यदि आपकी इस टाइप की इंडस्ट्रीज है, और ये कोई भी अप्लीकेबल ऐसा नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट्स केवल इसी पार्ट्स के लिए, इसी इंडस्ट्रीज के लिए अप्लीकेबल होती हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जेनरिक है और जो भी आईएसओ फॉलो करता है ये सबके लिए अप्लीकेबल होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं, हमारा क्लॉज नंबर 2 है नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको जनरली बता दूं नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या होता है। जब हम कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसमें कुछ चीजों का रेफरेंस दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव रेफरेंस। जैसे हमारे इस आईएसओ 9001 में 9000 का रेफरेंस दिया गया है फंडामेंटल एंड वोकैबुलरी के लिए, तो ये क्या होता है, नॉर्मेटिव रेफरेंस होता है। जैसे कि जब हम आईएटीएफ पढ़ते हैं, आईएटीएफ 16949, तो उसमें आईएसओ 9001 2015 का रेफरेंस दिया गया है, तो क्या है, नॉर्मेटिव रेफरेंस है। नॉर्मेटिव रेफरेंस 100% भी हो सकता है और कुछ परसेंटेज में भी हो सकता है। देन दोस्तों चलिए जानते हैं क्लॉज नंबर 3 जो कि हमारा टर्म एंड डेफिनेशंस। For the purpose of this documents, terms and definition gives ISO 9000 2015। तो दोस्तों ISO 9000 दिया गया है 2015, जिसमें केवल टोटली टर्म्स एंड डेफिनेशंस बताई गई हैं, जैसे कि प्रीमियम फ्राइट क्या होता है, एक्सेसरी पार्ट क्या होता है और कंट्रोल प्लान क्या होता है। तो ये दोस्तों अब जानते हैं हमारा 4th क्लॉज, कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यदि हम क्लॉज देखें कि कितने हैं 4th क्लॉज में, तो बेसिकली जैसे 4.1 है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्स्ट। सेकंड है 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। देन है फ्रेंड्स 4.3 डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देन है दोस्तों 4.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। तो चलिए जानते हैं 4.1 जो कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्स्ट। Determine the internal and external issues which are relevant to the quality management system. Issue can be positive or negative। तो दोस्तों इसमें हमें अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको डिटरमाइन करना है। अब वो इशू जो है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो सारे इशू सबसे पहले हमें डिटरमाइन करने हैं और राइट डाउन करने हैं, और ये डिसाइड करना है कि एक्सटर्नल कौन सा है और इंटरनल कौन सा है। तो चलिए जानते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज क्या क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं इंटरनल इश्यूज की। इंटरनल इश्यूज हमारे क्या क्या हो सकते हैं, नॉलेज का इश्यू हो सकता है, वर्क का इश्यू हो सकता है, कल्चर का, वैल्यू का कोई इश्यू हो सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का इश्यू हो सकता है। हमारे सारे इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, केवल एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। एक्सटर्नल इश्यूज में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे कि कंप्लेंट्स ऑफ द लोकल रिक्वायरमेंट, देन टेक्नोलॉजिकल इशू कोई हो सकता है, देन कॉम्पिटिटिव मार्केट, कल्चर, सोशल, रीजनल कोई इशू हो सकता है, नेशनल, लोकल एंड इकोनॉमिकल इशू कोई हो सकता है एक्सटर्नल। तो ये सारे इशू होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज होते हैं। इन सबको हमें पहले डिटरमाइन करना है एंड राइट डाउन करना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी हैं। देन है दोस्तों 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो जितनी भी हमारी डिटरमाइन द इंटरेस्टेड पार्टीज विच आर रिलेवेंट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले आपको
डिटरमाइन करना है कि आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी हैं जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच कैन अफेक्ट और कैन बी अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिसीजंस और एक्टिविटी, वो होता है इंटरेस्टेड पार्टी। तो ऐसा कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि अफेक्ट हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से या उसके डिसीजन से या उसकी एक्टिविटी से, वो हो उसको हमें इंटरेस्टेड पार्टीज जो है कंसीडर करना है। दोस्तों, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हमें स्कोप डिफाइन करना है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिक्वायरमेंट है। डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द applicability of the quality management system to establish its scope. When determining the scope, the organization shall consider. तो अब हमें यहाँ पे स्कोप डिफाइन करना है कि हमारे ISO 9001 का जो हम कंपनी में एप्लीकेबल हो रहा है, इसके क्या क्या बाउंड्रीज हैं और क्या क्या हमारे स्कोप में आता है। और जब हम ये स्कोप डिटरमाइन करेंगे दोस्तों, तो नीचे लिखी गई सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। जैसे कि पहला है प्रोडक्ट, प्रोसीजर एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आप स्कोप डिफाइन करो तो आपको ध्यान रखना है कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो, कैसा प्रोडक्ट बनाते हो, आपके प्रोसीजर्स क्या है, सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आदमी कौन सी सर्विस दे रहा है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज आपके क्या क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्टेड पार्टीज की रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्टेड पार्टीज इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। स्कोप शैल बी डॉक्यूमेंटेड, और आपका जो स्कोप है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। जब भी आप स्कोप बनाए उसको डॉक्यूमेंटेड कर लें। द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सक्लूड प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ 8.3 क्लॉज डिजाइन एंड डेवलपमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एक्सक्लूड प्रोसेस डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, तो प्रोसेस डिजाइन को आपको एक्सक्लूड नहीं करना है। देन एक्सक्लूशन शैल बी जस्टिफाइड, यदि आप कोई एक्सक्लूशन करते हैं तो उसका आपको जस्टिफिकेशन जरूर देना पड़ेगा कि आपने ये क्यों यहां से हटाया है। 4.4 है फ्रेंड्स, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट, मेंटेन एंड कंटिन्यूअली इंप्रूव द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना है, इंप्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है कंटिन्यूअली इंप्रूवमेंट के साथ में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, इंक्लूडिंग द प्रोसेस नीडेड एंड देयर इंटरेक्शंस इन ए अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें ध्यान में रखते हुए करनी है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द प्रोसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशंस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन शैल। तो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगा, डिटरमाइन करेगा कि प्रोसेस क्या क्या जरूरी है। जैसे कि डिटरमाइन द इनपुट रिक्वायरमेंट्स एंड द आउटपुट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द दिस प्रोसेस। तो यदि जिस प्रोसेस से आप जो भी आउटपुट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इनपुट डिफाइन करना है। डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दीज प्रोसेसेस, तो किस प्रोसेस का क्या सीक्वेंस रखना है आपको वो डिटरमाइन आपको ही करना है। डिटरमाइन एंड अप्लाई द क्राइटेरिया एंड मेथड इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड रिलेटेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो आपको अपनी प्रोसेस में कौन कौन सी मेजरमेंट सिस्टम लगाना है, कैसे मॉनिटर करना है, उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा वो आपको ही डिफाइन करना है। तो आपकी प्रोसेस में क्या क्या रिसोर्स लगने वाला है वो आपको डिटरमाइन करना है और वो आपको प्रोवाइड करवाना है और उसकी अवेलेबिलिटी आपको इंश्योर करनी है। असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द अथॉरिटीज ऑफ दीज प्रोसेस, उस प्रोसेस से रिलेटेड आपको अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी असाइन करनी है कि ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा, ये बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बंदा इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एज डिटरमाइंड इज अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट, उस प्रोसेस से रिलेटेड सारे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आपको डिटरमाइन करनी है और उनको एड्रेस करना है। इवेल्युएट दीज प्रोसेस एंड इंप्लीमेंट एनी चेंजेस नीडेड टू इंश्योर दैट दीज प्रोसेस, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इवेल्युएट करना है और देखना है कि आपकी जो प्रोसेस है वो आपने जो रिजल्ट्स आपने फिक्स किए हैं वो अचीव कर रही है कि नहीं कर रही है। इंप्रूव द प्रोसेस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और यदि रिजल्ट्स जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं, फिक्स किए हैं, तो आपको अपनी प्रोसेस को इंप्रूव करना है और साथ साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को भी आपको इंप्रूव करना है। जो भी चीजें आप करेंगे जैसे प्रोसेस में मैंने बताया, उन सारी चीजों को आपको एज ए डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रखना, सारी चीज डॉक्यूमेंटेड रखनी है। कोई यदि प्लान है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई पॉलिसी है या कोई चेक शीट है, मेजरमेंट का डाटा है, मॉनिटरिंग का डाटा है, वो सारी चीजें आपको
पेपर में रखनी है। रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेस आर बीइंग कैरी आउट एज ए प्लान्ड। तो आपको रिटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस किसी को दे पाओ कि हाँ जो आपने प्रोसेस बनाई थी तो कैरी आउट करी आपने, एज ए प्लान्ड मैनर आपने करी है और सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुई हैं। चलिए दोस्तों, अब है क्लॉज नंबर 5। तो चलिए लीडरशिप, और इसमें कितने सब क्लॉजेज हैं, जैसे कि पहला है लीडरशिप कमिटमेंट, दूसरा है 5 पॉलिसीज, तीसरा है 5.1 में ही है जर्नल, फिर कस्टमर फोकस, 5.2 में है इस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी, देन है कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी, 5.3 में है ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। तो चलिए देखते हैं लीडरशिप कमिटमेंट क्या है। तो टॉप मैनेजमेंट शैल बी कमिटेड द इम्प्लीमेंट इफेक्टिव क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शैल इंक्लूड। तो टॉप मैनेजमेंट इस चीज की गारंटी लेगा, कमिटमेंट देगा कि जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड होगा। या उसके साथ में आपको ये चीजें नीचे दी गई चीजों जो है इंक्लूड करनी है, ध्यान में रखनी है, जैसे कि डिफाइन क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको लीडरशिप कमिटमेंट में क्वालिटी पॉलिसी आपको डिफाइन करनी है कि क्या है, और आपको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करने हैं। देन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डिफाइन करनी है एंड अथॉरिटीज आपको डिफाइन करनी है। प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी प्रोसेस में कोई भी आपको रिसोर्स चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसका प्रोविजन आप कैसे डिफाइन करोगे वो भी आपको डिफाइन करना है कि रिसोर्स का प्रोविजन आपका क्या रहेगा। देन प्रमोशन ऑफ कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट को आपको प्रमोट करना है कि हर एक प्रोसेस में ये जो चीजें आप डिफाइन करोगे इनमें कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जो कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट है वो आपको फिक्स करना है कि जो भी आपने सारी चीजें करी है उनमें कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट होता रहे, इस चीज का भी आपको एश्योरेंस देना है। ये सारी चीजें टॉप मैनेजमेंट को ही इंश्योर करनी है। कम्युनिकेशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबको आपको कम्युनिकेट करनी है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए। रिव्यू ऑफ क्यूएमएस परफॉर्मेंस, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, उस चीज के लिए भी आपको गाइडलाइन बनाना है और वो सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंटेड करके रखनी है। ये किसको इंश्योर करना है, ये टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है ये सारी चीजें। 5.1.2 कस्टमर फोकस, कस्टमर फोकस में क्या कहता है स्टैंडर्ड्स, द मैनेजमेंट शैल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर फोकस बाय इंश्योरिंग दैट। तो टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है एक लीडरशिप एंड कमिटमेंट कस्टमर के रिस्पेक्ट में, उसको ध्यान में रखते हुए कस्टमर को फोकस करके कि हाँ एक कोई बंदा आपको उसके लिए लगा देना है कि ये जो बंदा है ये कस्टमर से रिलेटेड है और कस्टमर की सारी चीजें देखेगा, और कस्टमर को आपको कमिटमेंट करना है जिसमें आप सारी चीजों को नीचे ध्यान रखोगे, जैसे कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइंड अंडरस्टूड एंड कंसिस्टेंटली मीट। तो कस्टमर से रिलेटेड जो भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी डिटरमाइन कर ली गई हैं और समझ ली गई हैं और वो कंसिस्टेंटली हमेशा मीट भी हो रही हैं। देन है दोस्तों the risk and opportunity that can affect conformity of the product and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed। जो भी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज है कस्टमर एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड वो सारी डिटरमाइन कर ली गई हैं और इनहेंस कर ली गई हैं अपनी प्रोसेस में, जिससे कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ा रहे, और जो भी रिस्क हैं उनको एड्रेस कर लिए गए हैं ताकि हमारे कस्टमर की सप्लाई में कोई इशू ना आए और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो पीक लेवल पे ही बना रहे। पॉलिसी, एस्टैब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी, टॉप मैनेजमेंट शैल एस्टैब्लिश इंप्लीमेंट एंड मेंटेन द क्वालिटी पॉलिसीज दैट। तो क्वालिटी पॉलिसीज में भी टॉप मैनेजमेंट, अभी स्टैंडर्ड में एक और चेंज है, सब में टॉप मैनेजमेंट को ही रखा है उसने, सारी चीजों को टॉप मैनेजमेंट ही इंश्योर करेगा। तो क्या कहता है इसमें, टॉप मैनेजमेंट शैल एस्टैब्लिश इंप्लीमेंट एंड मेंटेन द क्वालिटी पॉलिसी। टॉप मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेगा, एस्टैब्लिश करेगा और मेंटेन करेगा क्वालिटी पॉलिसीज को। इज एप्रोप्रिएट टू द पर्पस एंड कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट इट्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस। तो जो भी क्वालिटी पॉलिसी आपने बनाई है उसमें पर्पस जो है और कंटेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो सारे मीट हो रहे हैं, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में
जा रहा है कि नहीं जा रहा है उस क्वालिटी पॉलिसी के थ्रू। प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो है उसको एक फ्रेमवर्क मिलना चाहिए इस क्वालिटी पॉलिसी से। इंक्लूडिंग द कमिटमेंट टू सेटिस्फाई एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट्स, इंक्लूड्स ए कमिटमेंट टू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें साथ ही साथ सारी चीजें इंक्लूड करने जिससे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का होता रहे, और जो कमिटमेंट है टॉप मैनेजमेंट की वो भी उसके थ्रू डिराइव होती रहे और एनहेंस होती रहे। 5.2.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसीज, द क्वालिटी पॉलिसी शैल बी अवेलेबल एंड बी मेंटेन एज ए डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी पॉलिसी जो है अवेलेबल होनी चाहिए और मेंटेन होनी चाहिए और उसमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। बी कम्युनिकेटेड अंडरस्टूड एंड अप्लाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी पॉलिसी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होनी चाहिए और उसका मीनिंग क्या निकलता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हॉरिजॉन्टल डिप्लॉय होना चाहिए और सभी जगह डिस्प्ले होनी चाहिए और हर एक बंदे को पता होनी चाहिए, और ये हमारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके पास भी होनी चाहिए और उनको पता होनी चाहिए कि हमारी क्या क्वालिटी पॉलिसी हम किस पॉलिसी पे वर्क कर रहे हैं। Then दोस्त 5.3 organization role, responsibility and authorities. The top management shall ensure that the responsibilities and authorities are relevant role are assigned, communicated and understood within the organization. तो ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कंपनी में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबकी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज जो हैं सबको सारी फिक्स होनी चाहिए और सबको नीचे तक कम्युनिकेटेड होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंटेड भी होनी चाहिए। द टॉप मैनेजमेंट शैल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर, तो टॉप मैनेजमेंट नीचे दी गई सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी जो है असाइन करेगा, जैसे इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सारी जरूरतों को कंफर्म कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज डिफाइन करनी है। इंश्योरिंग दैट द प्रोसेस आर डिलीवरिंग देयर इंटेंडेड आउटपुट्स, प्रोसेस हमारा आउटपुट जो हमने फिक्स किया प्रॉपर दे रही है कि नहीं दे रही है, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फिक्स करना है। देन है दोस्तों रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या आ रही है, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है, उसके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज फिक्स करनी है और सारी चीजें कौन मॉनिटर करेगा। देन है दोस्तों इंश्योरिंग दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स मेंटेन व्हेन द चेंजेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड, तो ये सारी चीजों को आपको मॉनिटर करने के लिए आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज आपको फिक्स करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हो तो ये सारी चीजें तो आपको रखनी ही पड़ेंगी। दोस्तों हमारा क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग, तो चलिए जानते हैं प्लानिंग में कितने सब क्लॉज हैं। क्लॉज नंबर 6 में पहला है एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, कैसे एड्रेस करना है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी जो हम पहले डिस्कस किए थे। देन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। देन दोस्तों प्लानिंग टू चेंज। तो दोस्तों एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी तो हमने पहले ही इसको एड्रेस कर लिया था, अब उसके लिए एक्शंस क्या लेने हैं वो यहाँ पे बात करता है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द all process while the identification of the risk and opportunity organization can consider, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज डिफाइन करोगे तो नीचे दी गई चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज, इंटरेस्टेड पार्टीज रिक्वायरमेंट्स, बी शैल परफॉर्म रेटिंग एंड सेवेरिटी ऑफ द ऑकरेंस, द रेटिंग ऑफ द क्राइटेरिया क्या है, स्टैंडर्ड शैल बी डेवलप बाय द कंपनी, और इसके लिए बहुत ही अच्छा एक सिस्टम होता है स्वॉट एनालिसिस करना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एनालिसिस करके हम किसी की भी रिस्क जो है आइडेंटिफाइड कर सकते हैं और उस पर एक्शंस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है बेसिकली रिस्क आइडेंटिफाई करने का। मैं यहाँ पे एक एक्सेल फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप अपनी कंपनी का रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिस्क लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इफेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ सिवियरिटी, अकरेंस एंड रिस्क लेवल क्या है। रिस्क आप हाई, मीडियम, लो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड वेरी हाई एंड, तो यहाँ पे आपको अपने सारे रिस्क लिख लेना है, यहाँ पे इफेक्ट लिख लेना है, सिवियरिटी जितनी भी हो आपको उस तरीके से यहाँ पे सिवियरिटी लिख लेना है उसके अकॉर्डिंग, देन अकरेंस लिख लेना है कितनी बार आया है, देन रिस्क लेवल यहाँ पे आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना, रिस्क लेवल निकल के आ जाएगा। सी द पास्ट ट्रेंड टू द अंडरस्टैंडिंग द रेटिंग ऑफ द अकरेंस, अकरेंस की रेटिंग देखने के लिए आपको अपना पास्ट ट्रैवल डेटा देखना पड़ेगा, कितनी बार ये प्रॉब्लम आई है और कितनी बार नहीं आई है।
यदि आप इससे रिलेटेड कोई मेरे से हेल्प चाहते हैं कि कैसे हम डिफाइन करें कैसे नहीं करें, तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके और मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि आपको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कैसे डिफाइन करनी है। एक्सेल टेम्पलेट चाहिए तो आप एक्सेल टेम्पलेट भी मेरे से ले सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं है, आपको इमीडिएट प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, एक कोई कट ऑफ है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का, ऊपर सारे रिस्क आएंगे, देन नीचे अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट आएगी। इसका दिखाने का मतलब बेसिकली यही है कि यदि कोई रिस्क है तो उसमें हमें अपॉर्चुनिटी के चांसेस रहते हैं। कट ऑफ आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं किसी भी रिस्क का कि इससे ज्यादा यदि कट ऑफ मेरा जाता है तो मेरे के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट है और मैं उस पर एक्शन लूंगा और इंप्रूवमेंट करूंगा। देन दोस्तों, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। द रिस्क एनालिसिस शैल इंक्लूड यूज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस डाटा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिस्क एनालिसिस शैल इंक्लूड यूज पास्ट एक्सपीरियंस डाटा। तो रिस्क का जो एनालिसिस आपको करना है, पास्ट एक्सपीरियंस डाटा लेके रिस्क एनालिसिस कर लेना है। कंप्लेंट्स जैसे हो गई इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो गई, वारंटी इशूज कोई आए वो हो गया, फील्ड फेल्योर हो गया, एंड ये सारी चीजें हैं, इसको लेके आप रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑडिट हो गई, प्रोडक्ट रिकॉल्स कोई हुआ है तो रिजेक्शन एंड रिवर्क एंड रिपेयर, ये सारे हमारे क्या हैं, रिस्क हैं, और इनको लेके आप एनालिसिस कर सकते हैं। रिवर्क क्या होता है और रिपेयर क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहां से आप जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि रिवर्क किसको कहते हैं और रिपेयर किसको कहते हैं। द रिस्क एनालिसिस शैल बी रिव्यू एंड अपडेट। जो रिस्क एनालिसिस है वो रिव्यू होना चाहिए और उसको अपडेट होना चाहिए टाइम टू टाइम। रिस्क एनालिसिस डॉक्यूमेंटेड शैल बी रिटेन। और रिस्क एनालिसिस जो आप करते हो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और आपके पास वो फॉर्मेट हमेशा होना चाहिए। देन दोस्तों 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एट रिलेवेंट फंक्शन लेवल एंड प्रोसेस नीड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने भी आपके फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड आपके पास में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव शैल बी, जब भी आप शैल बी कंसिस्टेंट, जब भी आप क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाएं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी उसमें होना चाहिए। जैसे कि बी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी पॉलिसीज, तो क्वालिटी पॉलिसीज के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए वो मेजरेबल होना चाहिए। टेक इनटू अकाउंट्स एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ में होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। देन दोस्तों, बी रिलेवेंट टू कंफर्मिटी द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द इनहेंस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को से रिलेवेंट होना चाहिए, जिसमें ऐसा होना चाहिए कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो इनहेंस हो। तो बी मॉनिटर्ड, वो मॉनिटर्ड होना चाहिए टाइम टू टाइम। बी कम्युनिकेटेड, सबको कम्युनिकेटेड होना चाहिए कि हमारा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। बी अपडेटेड एज अप्रोप्रिएट, और जब उसकी जरूरत हो तब उसको हमें अपडेट करना चाहिए टाइम टू टाइम। देन दोस्तों, द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। और इस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो अब हमने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव तो डिफाइन कर लिए कि ये होना चाहिए। अब उनको मॉनिटर कैसे करना है, उनको अचीव कैसे करना है, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स आपको सेट करने हैं कि कैसे मॉनिटर्ड हो। तो आपको ध्यान रखना है व्हाट विल बी डन, आपने क्या किया है, क्या करना है, वो आपको मॉनिटर करना है। देन व्हाट रिसोर्स विल बी रिक्वायर्ड, वो अचीव करने के लिए आपको क्या रिसोर्स चाहिए वो आपको डिटरमाइन करना है। व्हेन इट विल बी रिस्पॉन्सिबल, कभी रिस्पॉन्सिबल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ध्यान रखना है। व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, कब तक कंप्लीट होगा ये भी आपको ध्यान रखना है और वो फिक्स करना है। हाउ टू रिजल्ट विल बी इवेल्युएटेड, और उसका आपको रिजल्ट कैसे इवेल्युएट करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। तब जाके आप किसी चीज का इवेल्युएशन कर पाएंगे और उसमें इनहेंसमेंट कर पाएंगे और उसमें इंप्रूवमेंट हो पाएगा। देन दोस्तों 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंज। तो जब कभी भी यदि चेंज करने की कहीं भी जरूरत पड़ती है तो वो चेंज चाहे जैसा भी हो, छोटा बड़ा हो, एक प्लान मैनर में होना चाहिए। और जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो नीचे दी गई सारी चीजों का ध्यान में रखें, जैसे कि द पर्पज ऑफ द चेंज एंड दियर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपका चेंज करने का पर्पज क्या है और उसके पोटेंशियल्स, बेनिफिट्स और रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। देन है दोस्तों द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या इंटीग्रिटी है वो भी आपको ध्यान रखना है। देन एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, यदि कोई आप चेंज कर रहे हैं तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है और कंसीडर करना है। ऑल एलोकेशंस और रीएलोकेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यदि कोई आप
री एलोकेशन करते हैं, इधर उधर चेंज करते हैं, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं क्लॉज नंबर 6 में, जो कि है हमारा प्लानिंग। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं क्लॉज नंबर 7, जो कि है हमारा सपोर्ट। तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द establishment, implementations, maintenance and continual improvement of the quality management system। तो continual improvement के लिए, quality management system के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है और सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रोवाइड करवानी है कि कैसे हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा, कैसे उसका मेंटेनेंस रखना है। तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द कैपेबिलिटीज एंड कंसिस्टेंस ऑन द एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफाइन करेगा, कंसीडर करेगा कि हमारी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसमें कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है हमारे इंटरनल रिसोर्सेज में। देन व्हाट नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर, और हमें अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर से क्या क्या चीजें लेनी है और क्या क्या चीजें नहीं लेनी है। यदि हम पीपल्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द पर्सन नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड फॉर द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ इट्स प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन करेगा कि कहाँ पे मेरे को कौन सा बंदा चाहिए और कहाँ पे मेरे को कौन सा बंदा चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, कितनी मैन पावर नहीं चाहिए, कौन सी मशीन पे कितने ऑपरेटर चाहिए, कितने कैजुअल चाहिए और कितना स्टाफ चाहिए, किस चीज के लिए मेरे को कौन सा बंदा सुटेबल रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगा उस चीज को। Then 7.1.3 infrastructure. The organization shall determine the provide and maintain the infrastructure necessary for the operation of its process and to achieve conformity of the product and services। तो एक अच्छा गुड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगा और प्रोवाइड करवाएगा और उसको मेंटेन भी करवाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं वो चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग हो गई, एसोसिएटेड यूटिलिटीज हो गई एंड इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिसोर्स हो गई एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये सारी चीजें जो आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली आती हैं। देन दोस्तों इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस। तो एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना कि हमारी प्रोसेस के लिए, हमारे बंदों के लिए एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना किसकी जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजेशन की ही जिम्मेदारी है कि वो डिटरमाइन करे, प्रोवाइड करवाए, मेंटेन करवाए द एनवायरमेंट नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेस एंड अचीव कंफर्मिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। तो दोस्तों यदि कोई चीज आप बनाते हो, जो प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो, तो उसको मेजरमेंट करने की जरूरत होती है। मेजरमेंट करोगे तो उसके लिए आपको रिसोर्स की जरूरत है। तो कौन सी चीज मेजर करनी है, कौन सी चीज मेजर नहीं करनी है, कौन सी चीज कैसे मेजर करनी है, उस चीज को ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगा। और जो आपका मेजरमेंट का सिस्टम है वो कितना सुटेबल है, कितना सुटेबल नहीं है, फिट है, अनफिट है, और उस चीज का कैसे ध्यान आपको रखना है, तो वो सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करके देगा। और जो भी आपका मेजरमेंट सिस्टम है कितना हेल्दी है और कितना फिट है, उस चीज को मेजर करने के लिए वो भी आपको डिफाइन करना है और उसकी मॉनिटरिंग करनी है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एविडेंसेस ऑफ द फिटनेस ऑफ द पर्पस ऑफ द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपका मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट का डाटा है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड करके रखना है। और यहाँ पे जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट के, तो वो आपको फिटनेस का डाटा उसका आपको रखना है। जैसे दोस्तों मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी, तो जिस भी चीज से आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं या कोई लॉट आप मेजर कर रहे हैं, उस चीज की आपको ट्रेसेबिलिटी रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों जब भी हम कहीं पे मेजरमेंट का डाटा रखते हैं और मेजरमेंट की ट्रेसेबिलिटी रखते हैं, ये हमें अलग से ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराता है, चाहे वो कस्टमर के सामने ले लो, कहीं भी ले लो, कि हाँ हमने इस चीज से मेजर किया है तो हमारा जो मेजरमेंट का रिजल्ट है बहुत ही अच्छा गुड रिजल्ट आया होगा। अब मेजरमेंट की ट्रेसेबिलिटी रखने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी पार्ट आप कहीं से मेजर करते हैं उसकी आप ट्रेसेबिलिटी रखें। उसके लिए कोई आप कोडिफिकेशन सिस्टम बना लें और उसमें आप उस चीज का डाटा मॉनिटर करें, मेजर करें, उसकी ट्रेसेबिलिटी रखें। देन आप जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने उसको मेजर किया है वो इंस्ट्रूमेंट आपका कैलिब्रेटेड होना चाहिए, जो कि थर्ड पार्टी कैलिब्रेटेड होना चाहिए, जो NABL से लिंक होना चाहिए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट के लिए, उनमें सबकी ट्रेसेबिलिटी NABL से लिंक होना चाहिए और बिना कैलिब्रेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी में मेन फंडा बस यही है
कि कैलिब्रेशन, आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सारे कैलिब्रेटेड होने चाहिए। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, तो दोस्तों जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। जब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज होगा तभी आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे और कंफर्मिटी दे पाएंगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कि हाँ मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है और सही है। दोस्तों 7.2 कॉम्पिटेंस, तो दोस्तों इस क्लॉज का मतलब बेसिकल यही है कि जो भी जितने भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं वो सारे कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सारे स्किल्ड होना चाहिए। और उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हर एक एम्प्लॉय को आपको अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसके काम से रिलेटेड आपको उसका कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, स्किल मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। और स्किल मैट्रिक्स में स्किल्ड नहीं है तो उसके लिए आपको अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, चाहे इंटरनल प्रोवाइड कराएं चाहे आप एक्सटर्नल प्रोवाइड करवाएं। अभी कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, स्किल मैट्रिक्स क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियो में बना के आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप जहां से जाके देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स आपको कैसे बनानी है और स्किल मैट्रिक्स आपको कैसे बनानी है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं कि जो भी एम्प्लॉय है उस पर कॉम्पिटेंट होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए। और उसके लिए आपको कौन प्रूव करेगा स्किल्ड है कॉम्पिटेंट है, उसके लिए आपके पास कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स होना चाहिए और स्किल मैट्रिक्स होना चाहिए। देन दोस्तों अवेयरनेस, तो हर एक बंदे को अवेयरनेस इस चीज की होनी चाहिए कि मेरी कंपनी की क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी पॉलिसीज क्या है और मेरी कंपनी की सेल क्या है और उसका ट्रेंड क्या है इंप्रूवमेंट का, मेरी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, मेरी कंपनी कस्टमर कौन कौन से हैं, ये सारी तो बेसिक चीजें हैं कि उसको इन सब चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए। दोस्तों कम्युनिकेशन, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन रिलेवेंट टू द क्वालिटी पॉलिसी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगा और उसके पास में एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर भी होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का मीडिया क्या रहेगा, चाहे वो आप कोई इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हो चाहे आप कोई एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हो। यदि आपको कस्टमर से कम्युनिकेशन करना है तो आपको क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कहां तक कम्युनिकेट करना है, वो आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन 7.5, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि आपको हर एक चीज की डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रखनी है। जितना ज्यादा तक आप डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रख पाएंगे वो उतना ही हेल्दी होता है एक अच्छे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। दोस्तों 7.5 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, तो व्हेन क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर एप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शंस। तो यदि कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो नया तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें आइडेंटिफिकेशन रखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, टाइटल लिखो, डेट और ऑथर लिखो, रेफरेंस नंबर लिखो, देन फॉर्मेट नंबर लिखो, उसमें लैंग्वेज का आप ध्यान रखो, वर्जन कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें वर्जन का ध्यान रखें। देन रिव्यू एंड अप्रूवल सुटेबिलिटी, किससे रिव्यू करवाना है, कौन अप्रूव करेगा, वो भी उसमें होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो दोस्तों यदि कोई भी क्यूएमएस से रिलेटेड आपको कोई इशू आता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, उसके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, कोई ऑडिटर आपको ये फंसाता है कि नहीं ये रिक्वायरमेंट्स तो इसमें नहीं है, आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्लॉज है क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशंस। इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेज हैं, तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि हर एक में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बताई है आईएसओ ने। तो हमारा पहला सब क्लॉज है 8.8 ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या कहता है स्टैंडर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान इंप्लीमेंट एंड कंट्रोल द प्रोसेस नीडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान करेगा कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस को कंट्रोल करना है और उसको कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, जितने भी आपके कंट्रोल पैरामीटर्स हैं, ताकि वो एक इफेक्टिव प्रोडक्ट आपको आउटपुट प्रोवाइड करवा सके। इसमें क्या क्या चीजें आपको मॉनिटर करनी है, देखनी है। डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस के सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन करनी है। इस्टेब्लिशिंग द क्राइटेरिया, उसके लिए आपको क्राइटेरिया बनाना है। द प्रोसेस, प्रोसेस में उसके लिए आपको क्राइटेरिया बनाना है, फिर उसको प्रोसेस में इंप्लीमेंट करना है। देन आपको उसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपको उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाना है, कितना एक्सेप्टेड होगा कितना एक्सेप्टेड नहीं होगा। डिटरमाइन द रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव द कन्फर्मिटी टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट। उस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए आपको रिसोर्सेज क्या क्या लगने वाले हैं वो आपको डिटरमाइन करना है और प्रोवाइड करवाना है। इंप्लीमेंटिंग द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस इन अकॉर्डिंग विद द क्राइटेरिया, जैसे मैंने अभी बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल डिफाइन करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसे अचीव करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड करवानी है और प्लान करना है ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल में। देन दोस्तों रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड वो आपको रिव्यू करनी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेगा कि जो आपने कस्टमर को ऑफर किया है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए और उसको
ऑब्टेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, तब आप कस्टमर को केवल उसको ऑफर करें। दोस्तों इसके इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन के इनपुट, एक प्रोसेस डिजाइन के इनपुट एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों प्रोडक्ट डिजाइन के इनपुट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन तो हम एक्सक्लूड ही कर रहे हैं, हम देखते हैं कि प्रोसेस डिजाइन के क्या क्या इंक्लूड होते हैं। ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन हो गया, पास्ट एक्सपीरियंस डाटा हो गया, देन ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जैसे कि मैंडेटरी प्रोसीजर्स हो गए, कि रिक्वायरमेंट्स हो गया फॉर रिव्यूइंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखिए इनपुट में। इसका रिव्यू आपको कैसे करना है, ये सारी चीजें जो आप करोगे उसका रिव्यू कर लेना है, क्योंकि उसका रिव्यू आपको एक्चुअल प्लान वर्सेस एक्चुअल कर लेना है। जो आप प्लान बनाओगे वेरिफिकेशन, आउटपुट चेक कर लेना है, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, वैलिडेशन कर लेना है। इसके लिए आपको प्रोटोटाइप पीपैप जो रिव्यू होता है वो करना पड़ेगा। देन दोस्तों इसका आउटपुट आपका, यदि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की मैं बात करूं तो क्या क्या निकल के आने वाला है, जैसे कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट क्या क्या होते हैं, ड्राइंग्स, DFMEA, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के क्या क्या होता है आउटपुट्स, PFD, PFMEA, कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस प्लान इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिकेशन ड्राइंग्स। देन ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ये सारी चीजें जो होती हैं, प्रोसेस, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये इसके आउटपुट्स होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको इंश्योर करना है। देन इसका रिव्यू करना है, प्लान कर लेना है, आउटपुट चेक कर लेना है और उसका प्रोटोटाइप बना लेना है और उसका आउटपुट चेक कर लेना है। देन दोस्तों 8.4 कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी है उसके लिए आपको प्रोसीजर बनाना है और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल करना है सारे। तो दोस्तों इसमें ऑपरेशंस में आपको ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। देन प्रॉपर्टी बिलोंग टू कस्टमर, यदि है कोई एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसका आपको ध्यान रखना है, उसको कोई डैमेज ना हो। एंड प्रिजर्वेशन आप कैसे कैसे करते हैं उस सारी चीज का आपके पास सिस्टम होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, यदि आप इंश्योर कर लें तो बहुत ही अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें कुछ मैंडेटरी भी हैं जो कि आपको इंश्योर करनी चाहिए। अभी तक आपने जहां भी देखा है सेल रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मैंडेटरी हो, आपको करनी ही करनी है। देन दोस्तों कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स। तो कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स जो भी आप प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें यदि कोई नॉन कंफर्मिटी हो जाती है तो कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिटी के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपल सा एक WI बनाना है। इसके लिए आपको SOP बनाना है कि जो भी नॉन कंफर्मिटी होगी उसको आप कैसे कैसे हैंडल करने वाले हो, और आपको अपनी SOP के अकॉर्डिंग सारा वर्क करना है। और जो भी नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट बनता है उसको आपको क्लोज करना है। नॉन कंफर्मिटी में आपको क्या करना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है, उसमें करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन ले लेना है। देन उस नॉन कंफर्मिटी को कस्टमर को इंटीमेट करना है और कस्टमर बताएगा वो आप उसको दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, और उसको आपको डॉक्यूमेंटेड करके जरूर रखना है। बस ये है नॉन कंफर्मिटी आप आउटपुट्स और कैसे उसको हैंडल करना है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस उसको प्रॉपर तरीके से आपको मेंटेन करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास में हर एक चीज की डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और उसका रिटेन डॉक्यूमेंटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हर एक चीज के लिए, जैसे कि डिस्क्राइब द नॉन कंफर्मिटी, डिस्क्राइब द एक्शन टेकन, डिस्क्राइब एनी कंसेशन ऑब्टेन्ड एंड सारी चीजें जो भी हैं। देन है दोस्तों हमारा क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि आपने अब ऑपरेशंस भी कर लिया, अब उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपको कैसा करना है। तो चलिए जानते हैं इसमें स्टैंडर्ड ने क्या क्या बताया है। इसमें बेसिकली हमारे 3 सब क्लॉजेस दिए गए हैं और सब क्लॉजेस में भी कुछ सब क्लॉज हैं। तो हमारा पहला है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या करना है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन व्हाट नीड टू बी मॉनिटर एंड मेजर। ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा कि क्या मेरे को मॉनिटर करना है, क्या मेरे को मेजर करना है। द मेथड और मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन नीडेड टू इंश्योर वैलिड रिजल्ट। तो ये सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए, मेजर करने के लिए मेथड क्या लगानी है वो ऑर्गेनाइजेशन बताएगा और उसको इवैल्यूएशन करेगा जिससे कि हमें एक वैलिड रिजल्ट मिल पाए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को भी मॉनिटर करेगा कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। उस इंफॉर्मेशन को कैसे मॉनिटर करना है और कैसे उसको ऑब्टेन करना है, उसके लिए मेथड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगा। देन दोस्तों एनालिसिस एंड एवेल्युएशन, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एनालाइज एंड इवैल्यूएट एप्रोप्रिएट डाटा एंड इंफॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। तो द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस शैल बी इवैल्यूएटेड। कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो भी हम क्या करते हैं एनालिसिस एंड इवैल्यूएट करते हैं, जो भी हमारा मॉनिटरिंग का जो डाटा आता है उससे हमारे क्या क्या चीजें इनहेंस होती हैं। कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम,
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ती है। यदि ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं तो हम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी परफॉर्मेंस हम चेक कर सकते हैं, और हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हम जनरली और बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन दोस्तों, इंटरनल ऑडिट। द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंडक्ट इंटरनल ऑडिट्स एट प्लान इंटरवल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेदर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स इफेक्टिवली मेंटेन है कि नहीं है हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। इस चीज़ के लिए हम इंटरनल ऑडिट्स प्लान कर सकते हैं और प्लान इंटरवल में कर सकते हैं, जैसे कि आप साल में 2 बार कर लें, हर एक में आप चाहें तो मंथली कर लें या क्वार्टरली कर लें, वो आपके ऊपर है कि करना है, बट साल में एक बार जरूर कम से कम होनी ही चाहिए। देन दोस्तों, डिफाइन द ऑडिट क्राइटेरिया एंड स्कोप, वो आपको करना है। सेलेक्ट ऑडिटर्स एंड कंडक्ट ऑडिट, इंश्योर ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लीमेंट ऑडिट प्रोसेस, इंश्योर द रिजल्ट्स। अब इसके लिए क्या करना है, ऑडिट का प्लान आपको बनाना है। ऑडिटर कौन रहेगा, वो आपको प्लान करना है। उसमें ऑब्जेक्टिव आपको क्या रखना है, वो आपको डिफाइन करना है। कौन कौन से क्लॉज रहेंगे वो आपको डिफाइन करना है, और उस चीज का आपको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जरूर रखनी है। यदि ज्यादा आप गाइडलाइन उसके लिए चाहते हैं तो आप यहाँ पे ISO 190011 फॉर गाइडेंस के लिए यहाँ से देख सकते हैं। देन दोस्तों, मैनेजमेंट रिव्यू। टॉप मैनेजमेंट सेल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एट प्लान्ड इंटरवल टू इंश्योर इट्स continuing sustainability, adequacy, effectiveness and aligned with strategic direction for the organization। तो प्लांट की सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए, और वो सारी चीजें अलाइन हैं कि नहीं है, प्लांट हमारे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, क्या इनपुट दिया, क्या आउटपुट मिला, वो सारी चीजों को क्लब करने के लिए हमें मैनेजमेंट रिव्यू जरूर करना चाहिए। मैनेजमेंट रिव्यू हमारा जो है हमें हर एक मंथली होना चाहिए, और छोटी सी छोटी चीज भी आप यदि चाहें तो मैनेजमेंट रिव्यू में ले जा सकते हैं, ताकि वो हायर मैनेजमेंट तक जाए और उसका सोल्यूशन निकल के आ जाए। इसलिए दोस्तों, एक प्लांट मैनर में मैनेजमेंट रिव्यू होते रहना चाहिए, और उस चीज का डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हमारा आता है क्लॉज नंबर 10, जो कि है इंप्रूवमेंट। हमने परफॉर्मेंस भी कर लिया, ऑपरेशन कर लिया, परफॉर्मेंस कर लिया, अब क्या करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, 3 ही सब क्लॉज है। इंप्रूवमेंट है, जर्नल है, नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस है, देन है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट है 10.1, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड सेलेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट एंड इंप्लीमेंट एनी नेसेसरी एक्शन टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा और इंप्लीमेंट करेगा, इंप्रूव करेगा कि कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिससे कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकें। तो नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस। मान लीजिए कोई नॉन कन्फर्मिटी हो जाती है, जैसे कि कोई कंप्लेन आ गई है, तो आपको क्या करना है, रिएक्ट टू द नॉन कन्फर्मिटी एंड एज एप्लीकेबल। आपको उस नॉन कन्फर्मिटी पे एक्शंस लेना है, रिएक्ट करना है, जो भी आपका SOP हो उसके अकॉर्डिंग। टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड करेक्ट इट, और उस नॉन कन्फर्मिटी को करेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन लेना है। डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे जो प्रॉब्लम है उस तरीके से उससे आपको डील करना है। तो आपको वहां का इवेल्युएट करना है उसको, कि वहां पे हम क्या एक्शंस इनिशिएट कर सकते हैं, उस नॉन कन्फर्मिटी का रूट कॉज क्या है, और ऐसा हम क्या करें कि वो नॉन कन्फर्मिटी दोबारा वहां पे ना हो। तो रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग द नॉन कन्फर्मिटी, डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी, डिटरमाइनिंग इफ सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी एग्जिस्ट और कुड पोटेंशियली अकर। तो ये सारी चीजें आपको डिटरमाइन करना है। उसमें ऐसे आपको करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस आपको लेने हैं कि वो नॉन कन्फर्मिटी दोबारा अकर ना हो। इंप्लीमेंट एनी एक्शंस नीडेड, कोई एक्शंस जरूरी है तो वहां पे आप उसको इंप्लीमेंट करें। रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द करेक्टिव एक्शन, आपने कोई लिया उसका आप इफेक्टिवनेस उसका आप रिव्यू करें। देन अपडेट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी डिटरमाइन ड्यूरिंग द प्लान इट्स नेसेसरी, आपका जो रिस्क अपॉर्चुनिटी का डाटा है उसको आप इमीडिएट वहां पे अपडेट करें। देन मेक चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफ नेसेसरी, और यदि कोई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है उसको आप इमीडिएट वहां पे चेंज करें। दोस्तों 10.3 कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंटिन्यूअली इंप्रूव द suitability, adequacy and effectiveness of the quality management system. Organization shall consider the result of analysis and evaluation and the output from the management review to determine if there are need of opportunity that shall be addressed as part of continual improvement. तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन जो है इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूअली इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और ये जो सारी चीजें हैं, एनालिसिस और इवैल्यूएशन जो है एंड आउटपुट, जो मैनेजमेंट रिव्यू का जो आउटपुट है उसके बेस में डिटरमाइन होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कंटिन्यूअल जो इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का हमारा ये सेशन ISO 9001 2015 का अवेयरनेस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इससे जुड़े कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए या आप कोई भी अपने यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहते हैं, ISO आप सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो ISO से जुड़ी आप कोई अवेयरनेस सेशन चाहते हैं, ISO से जुड़ा कोई आप डॉक्यूमेंट चाहते हैं, कोई क्वालिटी डॉक्यूमेंट चाहते हैं, क्वालिटी पॉलिसी चाहते हैं कैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए, या कोई ट्रेनिंग सेशन चाहिए आपको, कॉम्पिटेंसी कैसे बनाए, स्किल मैट्रिक्स कैसे बनाए, या आप चाहते हैं कि इसका क्वालिटी मैनुअल कैसे बनाए, या आप कापा कैसे बनाए, कापा का फॉर्मेट कैसे बनाए, उसके लिए आप मेरे को बेझिझक मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इमीडिएट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि आप ट्रेनिंग चाहते हैं तो मैं आपको इंटरनल ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा सकता हूं, या किसी भी फॉर्मेट से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी हो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। रिस्क एनालिसिस का आपको फॉर्मेट चाहिए, आपको कोई क्वेरी है वो क्लियर कर सकते हैं, या आपको कोई ISO चाहिए या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ISO भी जनरली प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी उसकी फीस होगी उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का अपने करियर में यूज कर सकें। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आज का हमारा सेशन आपके लिए कितना वैल्यूएबल रहा, और यदि कहीं पे इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।